हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। तो आपने समझ लिया है कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आगे हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो डिजीज़ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना, ये देखते हैं। डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज़ इम्पेयर्ड, departure from a state of health, an alteration of human body interrupting the performance of vital function। मीन्स क्या होता है कि ऐसे कंडीशन जिसमें आपका बॉडी जो नॉर्मल फंक्शन है, आपके ओवरऑल बॉडी का या किसी बॉडी के किसी पार्ट का, किसी ऑर्गन का जो नेचुरल फंक्शन है जिसको वो परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों परफॉर्म नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी जो फंक्शन है वो किसी भी तरीके से अल्टर हो जाते हैं या डिस्टरप्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम डिजीज़ कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है। देन हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिजीज इज डिफाइनेड एज अ माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरमेंट। मीन्स डिजीज़ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेविएशन फ्रॉम नेचुरल फंक्शनिंग आर स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, सिंस हेल्थ एंड डिजीज़ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मीन्स आप डिजीज़ को कैसे अदर तरीके से और कैसे डिफाइन कर सकते हो कि डेविएशन फ्रॉम नेचुरल फंक्शनिंग और स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। मीन्स क्या होता है, जो आपका डिजीज़ कंडीशन है वो आपके हेल्थी कंडीशन के जस्ट अपोजिट होते हैं, है ना। जो सिचुएशन या जो कंडीशन में आप हेल्दी एक पर्सन को डिफाइन कर सकते हो, उसी फंक्शन के जस्ट अपोजिट अगर कोई इन्वायरमेंट है ना, तो हम उस पर्सन को क्या बोल सकते हैं? डिजीज़ हैविंग डिजीज पर्सन। ओके। Then according to WHO define health but not disease, because the spectrum of disease is different stages। मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि जो डिजीज़ कंडीशन है उसके स्टेज बहुत डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप एक डिजीज़ को एक डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते हो, है ना। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अलग अलग फैक्टर्स की अफेक्ट की वजह से जो डिजीज़ के लेवल हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो हम आगे देखते हैं अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजन। मीन्स कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको डिजीज़ कंडीशन क्रिएट होते हैं। तो इसमें बहुत सारे कंडीशन दिए हुए हैं, बहुत सारे थ्योरी होते हैं जिसके थ्रू हम डिजीज़ को समझ सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुइस पास्चर हैज़ गिवन अ थ्योरी दैट इज़ कॉल्ड जर्म्स थ्योरी। ठीक है, तो जर्म्स थ्योरी क्या होता है? जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज इज जनरली रिफरेड टू अस वन टू वन रिलेशनशिप between the causative agent and disease. Okay, it is now realized that a disease is rarely caused by a single agent alone, but depend upon a number of factors which is simultaneously contributed to its occurrence। मीन्स जो डिजीज़ है अकॉर्डिंग टू जर्म्स थ्योरी किसी एक सिंगल रीज़न की वजह से क्रिएट नहीं होते। उसके किसी डिजीज़ कंडीशन को क्रिएट होने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनका एनवायरनमेंट होता है। वो सारी चीज़ें जब फेवरेबल होते हैं उस डिजीज़ को अकर्स होने के लिए, तब आपको किसी एक पर्सन को डिजीज़ क्रिएट होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। According to epidemiological triad, conceptualize the role of the causative agent, host factor, and the environment in the causation of disease, particularly the infection one. For example, not everyone exposed to tuberculosis develop and disease। Means देखो, अकॉर्डिंग टू एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिजीज़ के वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंस है। बट क्या होता है कि अगर आप एक हेल्दी पर्सन है,
है ना, जो कि आपका नरिशमेंट जो न्यूट्रिशंस है वो अपने डाइट में मेंटेन किया हुआ है, लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है, हाइजीन कंडीशन मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसे पर्सन आपके इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के डिजीज़ से भी अफेक्टेड नहीं होते। बट वहीं पे अगर कोई एक अननरिश्ड पर्सन है, अंडर नरिश्ड पर्सन है, और जो कि उसका लिविंग सिस्टम ऐसा है कि वो अनहाइजीन कंडीशन पे, वो लाइफस्टाइल उसका अनहाइजीन कंडीशन है, तो उसको डिजीज़ क्रिएट होने के जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ट्यूबरकुलोसिस को ले लीजिए। ट्यूबरकुलोसिस का जो वायरस है उसके जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, ग्रोथ मतलब ट्यूबरकुलोसिस के ग्रोथ के लिए जो ये सारे अनहाइजीन कंडीशंस हैं और अननरिश्ड पर्सन है वो हेल्पफुल होंगे कि वो डिजीज़ कंडीशन क्रिएट कर सके उस पर्टिकुलर पर्सन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझे कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मीन्स आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो कंडीशन है वो भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है कि किसी डिजीज़ को आप में, आपके ह्यूमन बॉडी में डेवलप होने के लिए फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ एक जो डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि जो होस्ट है वो एक्चुअली उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करता है, पैथोजेंस एंड एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट और उसका पैथोजेंस आपके होस्ट में फेवरेबल कंडीशन जब आपको प्रोवाइड होता है तब वो बैक्टीरिया, फंगी जो भी है वो ग्रोथ करता है, वो आप में डिजीज़ क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थ्रू एग्जांपल ऑफ टीबी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पुअर न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई एक पर्सन है उसमें पुअर न्यूट्रिएंट्स होता है, लो इम्यूनिटी होती है, तो उसमें डिजीज़ क्रिएट होने की कॉन्सिक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर एक पर्सन क्या होता है, एक हाईली न्यूट्रिएंट पर्सन है तो उस पर डिजीज़ क्रिएट होने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, देन यहाँ पे हम देखते हैं अबाउट एजेंट्स। एजेंट क्या है, ये एजेंट ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपको डिजीज़ क्रिएट करने में हेल्पफुल होते हैं। देखते हैं यहाँ पे, एन ऑर्गेनिज्म, अ सब्सटेंस आर a force, the presence or lack of which may initiate a disease process or many cause it to continue, may be single or multiple, may be living or biological agents, non-living or inanimated मीन्स न्यूट्रिएंट्स, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, ये सारे एजेंट होते हैं जिसके थ्रू आपको डिजीज़ क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं वो आगे हम देखते हैं, और क्या क्या एजेंट होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लाइक बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट मीन्स फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स, जो स्कैबिज के वेक्टर होते हैं, है ना, फंगी एंड वायरस फॉर एग्जांपल, जिसकी वजह से स्कैबिज जो है वो क्रिएट होता है। ठीक, अब स्कैबिज के जो वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है फॉर डेवलपमेंट, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट, फेवरेबल कंडीशन जिसमें कि वो अपना ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो आप उसको फेवरेबल कंडीशन कब मिलेगा, जब आपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, फर्स्ट वन। सेकंड क्या, जब आप प्रॉपर नरिश्ड नहीं हो, है ना, मीन्स आपने न्यूट्रिशंस आपके बॉडी में प्रॉपर नहीं है कि वो आप की बॉडी में किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट का कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सके, उसके ग्रोथ को प्रिवेंट कर सके, तो आपके ये सारे एजेंट हैं जो कि आप में डिजीज़ क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट है केमिकल एजेंट, लाइक आर्सेनिक, एल्कोहल, ये सारे एजेंट ऐसे होते हैं जिसके एक्सेसिव यूज़ या एक्सेसिव कंटामिनेशन की वजह से आपको डिजीज़ क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट मीन्स फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्रिक्शन, रेडिएशन, साउंड, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि इनकी एक्सेसिव अमाउंट में कंटामिनेटेड होने से आपको डिजीज़ क्रिएट होते हैं। ये सारे किसके अंदर आएंगे, नेचुरल फैक्टर, नेचुरल एजेंट्स है ये सारे, जो कि आपको एक्सेसिव अमाउंट में कंटामिनेट होने से आप में डिजीज़ क्रिएट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द होस्ट। होस्ट मीन्स क्या होता है, जो
देखो, होस्ट के अंदर आप ऐसा समझ सकते हो कि जो एक ह्यूमन बॉडी है, जो मैन इटसेल्फ है, वो उसकी इम्यूनिटी कितनी है, वो कितना उसमें इम्यूनिटी अवेलेबल है टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ डिजीज़ डिजीज़ एजेंट, है ना, जो ऐसे एजेंट जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कितना इम्यून आपका स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ों के थ्रू हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या है कि वो आप कोई डिजीज़ आप में जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है, मीन्स आपके पेरेंट्स में अगर कोई डिजीज़ है तो हो सकता है वो आप में ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाए, आपके चिल्ड्रंस में ये डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपका लाइफस्टाइल भी इस अफेक्ट होता है, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल आपने मेंटेन किया हुआ, एक हाइजीन लाइफस्टाइल, एक प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल आपने मेंटेन किया है, तो आपको डिजीज़ क्रिएट होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या है, एक डिजीज़ एजेंट है जो हमने अभी पढ़ा, बायोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल एजेंट, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड मैकेनिकल एजेंट एंड सोशल एजेंट। सोशल एजेंट मीन्स क्या होता है, जो सोशली आप कैसे बिहेव करते हो, जो आपके हैबिट्स है ना, अब उसको आप कैसे मेंटेन किए हो, वो सारी चीज़ें आपके सोशल एजेंट के अंदर आते हैं। सोशल एजेंट मीन्स जो आपकी हैबिट है, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, एल्कोहल, ये सारे आपके जो हैबिट है उसको आप कैसे बैलेंस किए हो, ठीक है, या फिर अनबैलेंस्ड है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किए हो, तो फिर आपको क्या है, डिजीज़ क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सोशल आइसोलेशन किए हो तो आपका क्या होगा, मेंटली हेल्दी नहीं रह पाओगे, आपने सोशली आइसोलेट हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है, क्यों, क्योंकि यही सारी चीज़ें एजेंट है जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं। ओके, लाइक बायोलॉजिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजन ऑफ इन्फेक्शन एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि आपको बॉडी में कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं आप में डिजीज़ क्रिएट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, दे एग्जिबिट होस्ट रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सच एस इन्फर्मिटी, पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस। ठीक है, देन नेचुरल एजेंट को कैसे समझ सकते हो, दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिशियंसी डिजीज़, मीन्स जो आप में डिफिशियंसी डिजीज़ होते हैं, लाइक माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, स्कर्वी, ये सारी क्या है, डिफिशियंसी डिजीज़ है। ये किसकी डिफिशियंसी से होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे जो न्यूट्रिशनल एजेंट है उनकी डिफिशियंसी से आपको ये डिजीज़ क्रिएट होते हैं, तो आपको ये न्यूट्रिशंस एजेंट मेंटेन करके चलना है ना। या फिर कई बार ये होता है कि इसके एक्सेसिव इंटेक से भी आपको डिजीज़ होते हैं, लाइक हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, ओबिसिटी, गॉइट्स, ये सारे एक्सेसिव इंटेक से जो न्यूट्रिशनल एजेंट है उसके एक्सेसिव इंटेक से आपको डिजीज़ हो जाते हैं। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी के फिजिकल एजेंट क्या हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट जो हमने पढ़ा अभी यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये सारी इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन। एक्सेसिव एक्सपोजर टू एनी वन ऑफ देम में रिजल्ट इन इलनेस, है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट फैक्टर क्या हो सकते हैं, जो आपके एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ क्रोनिक फ्रिक्शन, आपने इन्वायरमेंट में एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाता है, लाइक क्रोनिक फ्रिक्शन एंड अदर मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, लाइक वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन में कॉज रिजल्ट इन इंजरी, स्प्रेन, ट्रीडिंग, ये सारी क्या होते हैं, स्ट्रेस। एंड एट द टाइम सम ऑफ दिस फैक्टर कैन इवन कॉज फैटिग, ये सारे फैक्टर होते हैं जो हमें एक डिजीज़ क्रिएट करते हैं या फिर फैटिगनेस क्रिएट कर जाते हैं, जो आगे चल के डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीफंक्शनल कॉजन, मीन्स बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको अफेक्ट कर जाते हैं। नाउ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि पहले के टाइम पे आपको मान लो कोई छोटे छोटे डिजीज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर से मिल के उनके साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि वो कोई बड़ी डिजीज़ होती है ना, जैसे कि
कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलर या फिर ब्रोंकाइटिस, मेंटल इलनेस, ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। मीन्स आपको मान लो कोई छोटा सा डिजीज़ है, कोई इलनेस है जो कि अदर फैक्टर से जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो हाई फैक्टर की डिजीज़ होती है लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज़, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मेंटल इलनेस, कैंसर, लंग कैंसर, ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीफैक्टोरियल कॉशन। ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं वेब ऑफ कॉशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लाइड में वेब ऑफ कॉशन। जब आप चेंज इन लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हो तो क्या हो सकता है, अब्यूडेंस ऑफ फूड, लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगर वहीं पे आप स्ट्रेस्ड हो तो आप क्या करोगे, स्मोकिंग या फिर इमोशनली जितने भी फैक्टर होते हैं जो इमोशनली डिजीज़ क्रिएट होते हैं लाइक हाइपरटेंशन एंड चेंज इन वॉल ऑफ आर्टरी। जैसे ही आपके हाइपरटेंशन क्रिएट हुआ तो आपके आर्टरी के वॉल की थिकनेस में चेंजेस आ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बहुत सारे जो कि आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, डिजीज़ कंडीशन क्रिएट होने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। देन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, जो आपको डिजीज़ हो रहे हैं उसका आपको नेचुरली उसका हिस्ट्री लेना है। मीन्स आप इसको कैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड कॉजेटिव एजेंट एंड द एनवायरमेंट। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी. It unfolds the way in which a disease evolves over time, from a earliest stage of the pre-pathogenesis to its full-blown development, the occurrence of signs and the symptoms due to its pathogenicity, and finally it terminates recovery or recovery disability or death in the absence of treatment or prevention or at time it is split of them. ओके। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम समझ सकते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को, कि यहाँ पे देखिए जैसे कि अलग अलग लेवल होते हैं प्रिवेंशन के, मोड ऑफ इंटरवेनेंस के। ठीक है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्टरी प्रिवेंशन। इसको हम आगे पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के अंदर। ठीक है। बट अभी हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को। ठीक है। इसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं, प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड नेक्स्ट पैथोजेनेसिस फेज। तो प्री पैथोजेनेसिस फेज मीन्स it referred to the period primary to the onset of disease in man through the causative agent has not yet entered the human body. The factor which favor its interaction with the human host are already existing in the environment. ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होस्ट होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ठीक, वो जैसे ही आपके बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज मीन्स प्री पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है। ठीक है। उस टाइम जो डिजीज़ के रिस्क है वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उसका एक्सपोजर जो है हमारे बॉडी में कम्प्लीटली नहीं हुआ रहता। ठीक है। वो इनिशियल पीरियड पे होते हैं, इंट्रैक्शन जो है वो इनिशियल पीरियड पे होता है, इसीलिए हम उसको प्री पैथोजेनेसिस फेज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं बताई जो है वो है पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस फेज क्या है, एंट्री ऑफ द कॉजेटिव एजेंट इन द सस्केप्टिबल ह्यूमन होस्ट। वो क्या कर जाते हैं, जो कॉजेटिव एजेंट है वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जब वो एंटर करेंगे तो फिर वो इंट्रैक्ट करेंगे और इन्फेक्शन डिजीज में क्रिएट हो जाएंगे। इन case of the infection disease, it multiple and induce tissue and physiological changes. ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी कोविड-19 के वायरस को लेके देख सकते हैं कि क्या होता है, जो वो हमारे इन्वायरमेंट में है, वायरस हमारे कांटेक्ट में आया तो हम उसको बोल सकते हैं प्री पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है।
और जब वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, अंदर गया, फिर वो हमारे जो टिश्यू है उसके साथ में इंटरेक्शन किया, बाइंड हो गया, ठीक है, बाइंड होके अपने आप को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं पैथोजेनेसिस फेज। जैसे ही वो मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे फिजियोलॉजी में, हमारे टिश्यू में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं? द डिजीज प्रोग्रेस थ्रू अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन एंड लेटर थ्रू ईयरली एंड लेट पैथोजेनेसिस, ठीक है। हम इसका इंक्यूबेशन जब होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब हम जो उसकी वजह से जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं उसके थ्रू हम डायग्नोज कर पाते हैं कि हमारे अंदर किसी वायरस का इनटेक हुआ है, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इन नॉन इन्फेक्टिव क्रोनिक डिजीज लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, द ईयरली पैथोजेनेसिस फेज इज लेस ड्रामेटिक। मीन्स जब आपको हाइपरटेंशन होता है तब स्टार्टिंग में क्या होता है, उसके ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, इसी वजह से हमको उसका प्री फेज जो है, प्री पैथोजेनेसिस फेज है, वो डायग्नोज नहीं हो पाता। लेकिन क्या होता है, इज रिफर टू अ प्री सिम्पैथोमेटिक फेज। द क्लिनिकल स्टेज इज बिगेन व्हेन रिकॉग्नाइजेबल साइन एंड सिम्टम अपेयर। जब आपको अच्छे से साइन और सिम्टम्स मिलने लगते हैं हाइपरटेंशन के, तब आप उसको क्लिनिकली डायग्नोज कर पाते हो। बट उस टाइम पे क्या है, वो बहुत ही एडवांस फेज में पहुंच चुका होता है, अपने क्लिनिकल एडवांस फेज पे पहुंच चुका होता है, जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक क्रोनिक डिजीज कंडीशन क्रिएट कर लिया होता है, ठीक है। तो हम उसको रोज मेडिसिन ले सकते हैं बट प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं कर पाते। तो ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया पैथोजेनेसिस फेज को। फर्स्ट फेज था प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड सेकंड फेज इज पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। आप कैसे डिजीज को कंट्रोल करते हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, चलिए।